4B single correct type questions. Question number 1, which one pair of atom or ion will have a same configurations? तो पहले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है किनका कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो इसके लिए ये मेथड सबसे बेस्ट रहेगा कि कॉन्फ़िगरेशन उन्हीं का सेम रहेगा जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। अगर उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम बनेगा। तो जस्ट आइडेंटिफाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होंगे? जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे देखेंगे? लिथियम 2 पॉजिटिव के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और जो हीलियम नेगेटिव है इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 हो जाएंगे। Cl नेगेटिव के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18, आर्गन के पास 18, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक बन रहा है। सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11, पोटेशियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19, F पॉजिटिव के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 और नियॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स 10। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बी है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच मेन ग्रुप एलिमेंट हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देन देयर ग्रुप नंबर। इसमें आइडेंटिफाई करना है कि किस ग्रुप के एलिमेंट्स का में जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनका जो ग्रुप नंबर होता है उससे डिफरेंट है। जैसे एल्कली मेटल है तो एल्कली मेटल के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इनका ग्रुप नंबर भी 1 ही होता है। नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि इनका ग्रुप नंबर 18 होता है। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनका ग्रुप नंबर भी 2 होता है। तो इसका मतलब जो डिफरेंट होगा वो नोबल गैसेस का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, एल्कली मेटल इन ईच पीरियड हैव। तो हर पीरियड के अंदर एल्कली मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है। तो देखिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हुए साइज हमेशा क्या करता है? डिक्रीज करता है। अगर साइज डिक्रीज करेगा तो उसकी वजह से जो आयनाइजेशन है, एनर्जी है, उसका वैल्यू इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू इंक्रीज करता है साइज के कम होने से। तो अब यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो एल्कली मेटल होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हैं। तो इसका मतलब उनका साइज स्मॉल होगा। ये वाला पॉइंट तो गलत हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी उनकी कम होगी, ये वाला पॉइंट सही है। हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ये वाला पॉइंट गलत हो गया। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ये वाला पॉइंट गलत हो गया क्योंकि एल्कली मेटल पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट करेक्ट। सबसे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन। तो इसके लिए सबसे पहले ये सोच लेते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग सिंपल Z स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर हम लोग उसको Z इफेक्टिव भी लिख सकते हैं। तो जो Z इफेक्टिव होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इक्वल होता है न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। सिग्मा इज बेसिकली स्क्रीनिंग कांस्टेंट और Z हमारे पास होता है न्यूक्लियर चार्ज। इट मीन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो एक एटम्स के अंदर उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है और उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, दोनों पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, आयनाइजेशन पोटेंशियल 2 फॉर एन एलिमेंट इज इनवेरिएबली हायर देन आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 बिकॉज। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई एलिमेंट ए है उसमें से अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 है। और इसमें से अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी यूज होगी दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल 2। तो इसको मैं आयनाइजेशन पोटेंशियल भी लिख सकता हूँ, IE भी लिख सकता हूँ। वो ये कहना चाहते हैं कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल 2 है उसका वैल्यू हमेशा आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 से बड़ा होगा। अब देखिए ये चीज़ हमेशा ट्रू रहेगी बिकॉज क्योंकि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन्स निकालना है हम लोगों ने वो A पॉजिटिव में से निकालना है। तो A पॉजिटिव ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। तो जिसकी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो चुके हैं तो A पॉजिटिव के अंदर जो Z इफेक्टिव होगा वो बहुत हाई होगा, वेरी हाई।
बिकॉज जेड इफेक्टिव बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कम होने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट के कम होने की वजह से जेड इफेक्टिव बहुत हाई होगा। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास बनेगा, एक तो सी ऑप्शन बन सकता है। अब उसके बाद और ऑप्शंस देखते हैं। अब जो कैटायन होता है, जो कैटायन होता है, जो ए पॉजिटिव होगा, उसका साइज ए के कंपैरिजन में छोटा होगा बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हो तो साइज डिक्रीज करता है। अगर साइज स्मॉल होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ए ऑप्शन भी सही है। और जो कैटायन होता है, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है, जिसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लूज किया होता है, उसमें से फर्दर एक इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल होता है, तो इसका मतलब बी वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो इसके अंदर ए बी सी अगर तीनों स्टेटमेंट सही हैं तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। अब ये देखेंगे कैसे। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। नाइट्रोजन का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2p3 और ऑक्सीजन का 2p4। अगर साइज के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो साइज है वो ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन से स्मॉलर होता है। तो अगर ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन से स्मॉल है तो डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज़्यादा होगा, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में नाइट्रोजन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एडजेसेंट प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर डोमिनेटिंग होता है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p3 है। 2p3 होने की वजह से ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है। हाफ फील्ड होने की वजह से स्टेबल होगा, और स्टेबल अगर ये स्टेबल है तो इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो हाई होगा। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन, जो नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, उसका रीज़न है कि नाइट्रोजन का जो पी ऑर्बिटल होता है वो हाफ फील्ड होता है। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द साइज ऑफ आयनिक स्पीशीज इज करेक्टली गिवन इन द ऑर्डर। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पीशीज गिवन है, तो उसमें हम लोगों ने उनके साइज के बारे में बात करनी है। अगर सभी ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारे पास टोटल 4 आयंस गिवन है। आयंस गिवन है Cl पॉजिटिव, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, पर अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, क्योंकि इसने 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, इसके ऊपर 4 पॉजिटिव है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 10 है। नेक्स्ट एलिमेंट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12 और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, तो इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। Na पॉजिटिव, इसके पास एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 10 होंगे। तो इसका मतलब ये जो केस बन रहा है ये बेसिकली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में अगर साइज कंपेयर करना है तो डायरेक्टली कर सकते हैं भी, जो एटम का साइज होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होगा। जेड इज एटॉमिक नंबर, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका साइज सबसे स्मॉल होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, तो Z का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो Cl का है, तो Cl जो +7 होगा उसका साइज सबसे स्मॉल आएगा, और Na पॉजिटिव का, सोडियम का, Z का वैल्यू सबसे कम है, तो सोडियम का साइज सबसे लार्ज आएगा Na पॉजिटिव का। तो ऑप्शन बनेगा Cl पॉजिटिव सबसे स्मॉल, यस, देन सिलिकॉन, देन मैग्नीशियम, सोडियम। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज। हाइड्रोजन एलिमेंट्स के पास जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो अब हम लोगों ने देखना है कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखिए, जो हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो उसके ऊपर H पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। और हाइड्रोजन अकेला अगर H की फॉर्म में होगा तो ऐसे ही एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब इस एलिमेंट्स के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1।
किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है, एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, किसी एलिमेंट्स के ऊपर जो चार्ज होगा वो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आप लोग डिटेल स्टडी रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर करोगे। अभी के लिए ये याद रखो, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज भी आ सकता है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी हो सकता है। हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। तो इट मीन हाइड्रोजन तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। Question number 9. X is placed in group number 7 and 5th period. Its outermost configuration is. कोई X एलिमेंट है, अगर उसका पीरियड की वैल्यू 7 है तो इसका मतलब उसके अंदर जो मैक्सिमम उसका जो ग्रुप नंबर है, उसके ग्रुप नंबर के बारे में बात करें। एक एलिमेंट X है जो 5th पीरियड को है, उसका जो पीरियड है, पीरियड इज इक्वल टू 5। पीरियड 5 होने का मतलब ये हो गया भी उसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, वो 5 होनी चाहिए। तो देखते हैं, पहले वाले केस में पहली वैल्यू कितनी आ रही है, 5 ही आ रही है मैक्सिमम वैल्यू। बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन में देखें तो मैक्सिमम वैल्यू 5 आ रही है और डी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसमें से जो ऑप्शंस बनेगा वो ए और सी में से एक बनेगा। अब अगर उनका ग्रुप नंबर 5 बोला गया तो ग्रुप नंबर 5 से ये पता लगता है भी ये वाला एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट होगा तो इस डेफिनेटली इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो भी डी ऑर्बिटल में एंटर किया होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी ऑर्बिटल, राइट। तो देख सकते हैं, तो हमारे पास क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इनका जो कॉन्फ़िगरेशंस बनेगा। तो इसका मतलब अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है तो डेफिनेटली जो डी ऑर्बिटल होगा वो पार्शली फिल्ड होगा यार, डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड। अब देख लेते हैं, यस। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। कैसे देखो, 5s के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो 4d में गया होगा, डी के पास इलेक्ट्रॉन्स ओनली 5 ही हैं। अगर डी के पास इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, और दूसरा तरीका क्या होता है, तो एक तो डी ऑर्बिटल यहाँ पे पार्शली फिल्ड दिख रहा है। दूसरा बेस्ट वे क्या है, यहाँ पे ग्रुप नंबर दे रखा है। ग्रुप नंबर कितना दे रखा है यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया था, ग्रुप नंबर बेसिकली यहाँ पे 7 है। अब अगर ऑप्शंस को देखें तो डी ब्लॉक के अंदर का ग्रुप नंबर निकालना होता है, डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर निकालना होता है, तो ग्रुप नंबर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n-1 डी इलेक्ट्रॉन प्लस n-s इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट जो बाहर वाला ऑर्बिट होता है उसके s के इलेक्ट्रॉन्स को लेना होता है। तो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट 5 है, इसके s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। और अगर 5 आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो 4 उससे अंदर वाला ऑर्बिट हो गया, शेल हो गया। उसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। तो ग्रुप नंबर कितना बन रहा है, 7। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। Question number 10. Isoelectronic do not differ in. Isoelectronic mean same number of electrons. तो जो जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो डू नॉट डिफर इन, डू नॉट किस में डिफर नहीं करेंगे। अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है भी उनका मोलर मास भी डिफरेंट हो, उनका जो आयनिक मास होगा वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि अलग स्पीशीज लेंगे तो मास भी डिफरेंट होने की पॉसिबिलिटीज होगी। जो चार्ज होगा वो भी डिफरेंट होगा जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे, क्योंकि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम लेकर आने हैं तो किसी को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, किसी को गेन करना पड़ेगा, किसी को न्यूट्रल रहना पड़ेगा। पर जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलवेज सेम रहेंगे ना। तो इसका मतलब 10th का जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, एग्जैक्ट करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज। तो इसमें क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है।
तो जो क्रोमियम एलिमेंट होता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक्सेप्शनल होता है, इसमें एक्सेप्शंस आती हैं। अगर क्रोमियम को देखते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 24, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, 3d10, 3d10, 4s1, 3d10 सॉरी 3p6, उसके बाद आता है 3d5, 4s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम का। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, सी ऑप्शन। Question number 12. NS2 NP4 in outermost orbit represent the valency electrons. The corresponding group would be, देखें इसमें जो NS2 NP4 ये बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात की गई है। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो भी एलिमेंट्स होंगे, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 6 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो 6 हैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन s के अंदर है और 4 इलेक्ट्रॉन्स p के अंदर है। तो डेफिनेटली ये हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करेंगे, इट्स बिलोंग्स टू ऑक्सीजन फैमिली। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। Question number 13. Ionization potential of phosphorus is greater than that of sulfur. Phosphorus atomic number 15, sulfur atomic number 16. Phosphorus electronic configuration 3s2, 3p3. Sulfur electronic configuration 3s2, 3p4. साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो डेफिनेटली जो साइज था वो सल्फर का साइज स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज अगर बात करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होनी चाहिए वो सल्फर का फॉस्फोरस से ज़्यादा होना चाहिए, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता क्योंकि दोनों एलिमेंट एडजेसेंट प्रेजेंट हैं। तो दोनों में जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जो फॉस्फोरस है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है। नंबर 13, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ फॉस्फोरस ग्रेटर देन दैट ऑफ सल्फर। फॉस्फोरस 15, एटॉमिक नंबर 15, सल्फर का 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, फॉस्फोरस का वो आता है 3s2 3p3, सल्फर का आता है 3s2 3p4। तो जो फॉस्फोरस है वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से वो स्टेबल हो रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। तो फॉस्फोरस का आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर से ज़्यादा है ऑफ इट स्मॉलर साइज, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अगर साइज की बात करें तो फॉस्फोरस का साइज ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू सल्फर। साइज के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो साइज के बेसिस पे आंसर नहीं आ रहा। तो बी ऑप्शन है कि फॉस्फोरस ऑफ मोर पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ पी ऑर्बिटल, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में से ही निकालना है हम लोगों ने। इट्स न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन, ये स्टेटमेंट भी गलत है बिकॉज जो साइज है वो फॉस्फोरस का छोटा है, सल्फर का स्मॉल है। अगर सल्फर का साइज स्मॉल होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में सल्फर में ज़्यादा होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। तो फॉस्फोरस का आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर से ज़्यादा होने का एक ही रीज़न बन रहा है क्योंकि फॉस्फोरस हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन लेकर बैठा हुआ है। तो इसका एग्जैक्ट ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, पहले सभी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो नाइट्रोजन की होती है, लीस्ट। इसका रीज़न है क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है।
हार्टफील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्टेबल होता है, और इवन के इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू है, जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एबिलिटी सबसे कम होगी। तो इसका मतलब नाइट्रोजन सबसे लास्ट में रहना चाहिए। अब नाइट्रोजन अगर देखा जाए कार्बन से फ्लोरीन की तरफ जाते हुए हमारे पास साइज डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो मीन मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए फ्लोरीन की, उसके बाद वैल्यू आनी चाहिए ऑक्सीजन की, उसके बाद वैल्यू आनी चाहिए कार्बन की, और सबसे लीस्ट वैल्यू आनी चाहिए नाइट्रोजन की। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग बेस्ट ऑप्शन अपना देखते हैं कौन सा बन सकता है। अगर ए ऑप्शन में बात करें तो फ्लोरीन का ऑक्सीजन से ज़्यादा है, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज़्यादा है, और कार्बन का भी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। तो 14th में जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनता हुआ दिख रहा है हमें। तो ए तो सही बनेगा, बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। बाकियों में देखिए ऑक्सीजन को फ्लोरीन से ज़्यादा दे रखा है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। सी ऑप्शंस में कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का ज़्यादा है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज़्यादा है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। डी के अंदर कार्बन का नाइट्रोजन से ज़्यादा है, वो स्टेटमेंट सही है, पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज़्यादा है, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ थर्ड एल्कली मेटल। थर्ड एल्कली मेटल का एटॉमिक नंबर आइडेंटिफाई करना है। जो पहली एल्कली मेटल है, अगर ग्रुप 1 में देखें तो ग्रुप 1 में एल्कली मेटल्स हैं। सबसे पहला एलिमेंट आता है हाइड्रोजन, फिर आता है लिथियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है पोटेशियम। जो हाइड्रोजन है वो एल्कली मेटल नहीं है, नॉट एल्कली मेटल। तो इसका मतलब अगर वो थर्ड एल्कली मेटल के बारे में बात करें तो वो पोटेशियम के बारे में बात करें, और पोटेशियम जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर होता है 19। तो 15th का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, OF2 is called oxygen difluoride because OF2 को ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बोला जाता है। अब उसका रीजन आइडेंटिफाई करना है, इसको डाइफ्लोराइड क्यों बोला गया। क्वेश्चन बेसिकली होता है इसको फ्लोराइड क्यों बोल रहे हैं, इसको ऑक्साइड क्यों नहीं बोल रहे। ऑलवेज रिमेंबर, जो किसी भी कंपाउंड का जो एंड होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होगा। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब इस कंपाउंड की जब नेमिंग करेंगे उसका जो एंड होगा वो फ्लोरीन के नेम के साथ होगा। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जिसकी वजह से इस कंपाउंड का नाम ऑक्सीजन फ्लोराइड बनेगा। तो ऑक्सीजन फ्लोराइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है। तो ये देख लेते हैं, यस। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, मैच लिस्ट 1 with the list 2 and then select the correct answer from the codes given below the list। ओके, तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो यहाँ पे दे रखा है मेटलॉइड्स। अगर मेटलॉइड्स में बात करें तो इनमें से मेटलॉइड्स एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले सबसे आसान ऑप्शंस को उठा लीजिए। जो चाल्कोजन होते हैं, चाल्कोजन बेसिकली सेलेनियम होता है। ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजन्स बोलते हैं, तो सेलेनियम ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, तो डी के साथ बनेगा ए ऑप्शन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो सिल्वर इज द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसका मतलब जो डी है, डी का जो ऑप्शंस बन रहा है वो ए बन रहा है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास बी बन रहे हैं। अब बी आता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो इनमें से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो यूरेनियम है, तो बी का बनेगा डी। और ए हमारे पास है मेटलॉइड्स, जो आर्सेनिक होता है वो मेटलॉइड्स होता है, तो ए का बनेगा सी। तो ए का बनना चाहिए सी, बी का बनना चाहिए डी, सी का बनना चाहिए बी और डी का ए।
तो इसके अकॉर्डिंग जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। पहला आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिनके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, तो इसका मतलब ए का ऑप्शन बी बनेगा। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, सी आता है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, डी आता है लेंथेनॉइड्स होगा यहाँ पे। तो चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं। तो ए का तो जो अगर हम लोग ए को देखें तो ए में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अपने को बी मैच कर रहा है। लिस्ट 2 का जो बी वाला ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, वो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में इसका आंसर आ जाएगा डी, आर्सेनिक। आर्सेनिक कैसे आएगा? आर्सेनिक बेसिकली नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, इज मेंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। जो नाइट्रोजन फैमिली होती है उनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 Np3, तो जिसकी वजह से इनके P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फिल्ड हुए, तो B का D बनेगा। C रिप्रेजेंट हो रहे हैं A के साथ मैच करेगा, क्योंकि A पॉजिटिव में से आप लोग फर्दर इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो, सेकंड इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो, तो इसका मतलब ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगा। लेंथेनॉइड, तो जो सीरियम एलिमेंट होता है वो लेंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट है, तो डी का बन जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो एग्जैक्ट आंसर बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 19। टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्स एंड जेड, एक्स और जेड 2 एलिमेंट्स हैं और दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। एक्स जो एलिमेंट है इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 Np3 है, और जो जेड एलिमेंट है उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 Np4 है। ये दोनों नेबरिंग एलिमेंट्स हैं, राइट। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू देयर आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर ये दोनों एलिमेंट एडजेसेंट हैं तो इनमें जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डोमिनेटिंग फैक्टर होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। तो जो एक्स एलिमेंट है ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड होने की वजह से ये स्टेबल होगा। अगर स्टेबल होगा तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू हाई आएगा, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो कहने का मतलब जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा एक्स का, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी जेड से। तो इसके बिहाफ में बोल सकता हूं इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20। मेटेलिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन अ पीरियड। तो पीरियड के अंदर मेटेलिक रेडियस कैसे वेरी करता है? तो मेटेलिक रेडियस में क्या होता है? मेटेलिक रेडियस अगर हम लोग डी ब्लॉक में वेरिएशंस को देखें तो पहले साइज क्या करता है? डिक्रीज करेगा। तो इसमें वेरिएशंस को चेक कर लीजिए, ये डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। तो डी ब्लॉक के अंदर जो लॉन्गर पीरियड जाते हुए पहले साइज डिक्रीज करता है, फिर साइज कांस्टेंट हो जाता है, बाद में साइज इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले साइज डिक्रीज करना चाहिए, इसका मतलब ए ऑप्शन और डी ऑप्शंस को तो काट ही देते हैं, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बचा, क्योंकि पहले साइज क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, सी भी नहीं आ सकता बस। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि पहले साइज डिक्रीज कर रहा है, देन उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ तक उन्होंने बात की गई है, बाद में साइज इंक्रीज भी कर जाता है। तो पर इनमें से अगर बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है बी ऑप्शन। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के एलिमेंट से मैच करना है।
तो ओके, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स गिवन हैं। तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स गिवन हैं तो उन एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जज करना है कि कौन से एलिमेंट्स का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग एटॉमिक नंबर देखते हैं, सबसे पहला जो एलिमेंट है इंडियम, उसका अगर एटॉमिक नंबर देखते हो तो इंडियम का जो एटॉमिक नंबर बनता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर है 49। एटॉमिक नंबर प्लेटिनम, सेकंड एलिमेंट आता है पीडी। प्लेटिनम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 46। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड कॉपर एटॉमिक नंबर 29। ये इन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है। अब इसके बेसिस पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जज करना है। सिंपल सा वे है, एग्जैक्टली क्या करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन का सम देख लेंगे और उसके साथ मैच कर लेंगे। जैसे मान लो ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन में अगर ध्यान से देखें तो ए ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन का सम कितना बनेगा, 2 + 2 + 6। देखो अगर ए को चेक करते हो तो इलेक्ट्रॉन का सम कर लीजिए, 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2। इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन का सम बन रहा है 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18 18 + 2 20। तो इसका मतलब जो ए एलिमेंट है वो बेसिकली कैल्शियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉन का सम जो बन रहा है, ओवरऑल जो सम बन रहा है वो 20 बन रहा है और 20 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम्स के अंदर होते हैं। ऐसे बाकी ऑप्शंस को किया जा सकता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते रहो और उसके बेसिस पे चेक कर लो भी कौन सा एलिमेंट किसके साथ मैच करेगा। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। अब जैसे अगर बी को देखें तो बी के अंदर अगर ऐड करते हैं तो 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 10 + 1। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सम देखते हैं, 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18 18 + 10 28 28 + 29 29 है। तो इसका मतलब ये कॉपर का बन गया, राइट। इसी तरीके से अगर हम लोग सी को काउंट करेंगे, डी को काउंट करेंगे, सी के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं तो सी के जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बनेंगे वो बन रहे हैं 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18 18 + 10 28 28 + 2 30 30 + 6 30 + 6 36 36 + 10 46। तो 46 मतलब ये एलिमेंट बन जाएगा प्लेटिनम। ऐसे अगर डी बचा हमारे पास, डी के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे वो 49 आ जाएंगे और वो हमारे पास होगा इंडियम। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देख लेते हैं। तो हमारे पास जो ए है फर्स्ट वाला है वो कैल्शियम है, मतलब फर्स्ट के साथ जो मैच करेगा वो सी मैच करेगा। तो फर्स्ट के साथ जो सी मैच कर रहा है वो कह रहा सी ऑप्शंस के अंदर ही है, तो 21 का जो एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। ऐसे बाकियों को भी देख सकते हो, बी जो मैच कर रहा है वो डी के साथ है, बी का जो मैच हो रहा है वो डी के साथ है, सी हमारे पास बी के साथ मैच कर रहा है और डी ए के साथ मैच कर रहा है, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। द अबव कॉन्फ़िगरेशन वुड बी ऑफ द स्पीशीज। तो आइडेंटिफाई करना है, ऊपर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट गिवन है उसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी स्पीशीज का हो सकता है। देखिए इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है, ये तो एस वाला सबशेल है और ये पी वाला सबशेल है। तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और पी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो आइडेंटिफाई करना है भी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो उसका अगर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 3s2 3p4 बनेगा। तो सल्फर में s के अंदर 2, p के अंदर 4 वाला अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। Cl के ऊपर पॉजिटिव है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है और अगर एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो 16 बचेंगे, तो सल्फर वाला आ जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 3s2 3p4 बनेगा, तो इसके अंदर भी अरेंजमेंट बन रहा है। फॉस्फोरस 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p3, इसके अंदर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं बन रहा अपने पास s2p4 वाला, तो फॉस्फोरस नहीं हो सकता। आर्गन के ऊपर -2 18 होता है, तो 2 नेगेटिव लेकर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे 20। तो इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2
3p6, फिर आ जाएगा 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगा आर्गन -2 का, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है। तो इसका मतलब ये भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं बन रहा। तो इसका मतलब S2P4 वाला जो कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है फॉस्फोरस और सल्फर और Cl पॉजिटिव का बन रहा है। सल्फर A में है, Cl पॉजिटिव B में है, तो A B ऑप्शन आएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 22 का A ऑप्शन। सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, फोर्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम आर वेरी हाई बिकॉज। तो वो ये कह रहा है भी जैसे सोडियम एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2s2, 2p6, 3s1। तो इसमें से अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो आयनेशन एनर्जी 1 बन जाएगा, Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगा 2p6, और सेकंड इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सोडियम का जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी 2 लगेगी, फिर सोडियम में से +2 निकलेगा। कहते हैं सोडियम का सेकंड वाला जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका वैल्यू बहुत हाई होता है। ऐसे ही मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम का 12 होता है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो Mg पॉजिटिव बन जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s1। सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बच जाएगा 2p6। और थर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी यूज होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी 3 होगा। मैग्नीशियम के केस में बात कर रहे हैं कि जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है वो बहुत हाई है। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में एल्यूमिनियम का 13 है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s2, 3p1। तो पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे Al पॉजिटिव बनेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे Al2 पॉजिटिव बनेगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव आएगा, और 3 पॉजिटिव में से फर्दर एक इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो 4 पॉजिटिव। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी 1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए 2, थर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए 3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी 4। तो यहाँ पे बात करें आयनाइजेशन एनर्जी 4 के बारे में बात कर रहे हैं। तो Al3 पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो बन जाता है 2p6। तो दिखेगा सोडियम Na पॉजिटिव का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2p6 है। मैग्नीशियम में से अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो वो भी 2p में से निकलेगा। एल्यूमिनियम का अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना है वो भी 2p में से निकलेगा। तो इसका मतलब इन सब का आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं वो हम लोग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से निकाल रहे हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो हाई आयनाइजेशन एनर्जी बनेगा वो ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो हमारे पास आ जाएगा 23 का सी ऑप्शन। Question number 24. Which of the following statement is correct for the addition of electron to an isolated gaseous uni-negative charge oxygen ion? Okay. वो ये कह रहे हैं कि O नेगेटिव में फर्दर एक इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है और O2 नेगेटिव बनेगा। तो इसके रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला पॉइंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट अकर, ये स्टेटमेंट गलत है। इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से ऐड किया जा सकता है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर आसानी से 2 नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि 2 नेगेटिव आने के बाद ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर विद एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, ये गलत हुआ यहाँ पे। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हीट ऑफ रिएक्शन इज 0, ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए अब सी ऑप्शन सही कैसे हैं? हम लोग ये बात करते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन जैसी स्पीशीज थी उसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आ रखा है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है और जो ऑक्सीजन है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो इटसेल्फ नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है? बहुत हाई रिपल्शन होगा, वेरी हाई रिपल्शन। तो अगर हाई रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से
ऑक्सीजन की तरफ, ओ नेगेटिव की तरफ मूव नहीं करेगा। टू ओवरकम रिपल्शन, तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम रिपल्शन एनर्जी प्रोवाइडेड, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, राइट। तो जिसकी वजह से अगर ओ नेगेटिव के अंदर फर्दर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैव जीरो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेरिलियम और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होने का मतलब ये इंडिकेट कर रहा है, जीरो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये इंडिकेट कर रहा है कि लेस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, लेस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी कम है। तो देखते हैं ऐसा क्या है। अगर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2s2। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2। पहला पॉइंट, बेरिलियम और मैग्नीशियम हैव 2s2 3s2 कॉन्फ़िगरेशन रिस्पेक्टिवली। ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है कि उनका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, राइट। 2s एंड 3s ऑर्बिटल आर फिल्ड टू देयर कैपेसिटी, बिल्कुल। जो 2s ऑर्बिटल और 3s ऑर्बिटल है वो जितना फिल्ड होना चाहिए, जितना भरना चाहिए उतना भरा हुआ है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर अनेबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो इट मीन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। हम लोगों, देखो ये वाला जो ऑप्शन, जो भी क्वेश्चन है ना, वो सिंगल चॉइस्ड है, तो हमें बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को देखना है। तो अगर ऊपर वाली सेंस में बात करते हैं, तो अगर बेरिलियम मैग्नीशियम का 2s2 3s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से 2s3 ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, तो हम लोग ये भी बोलेंगे भी बेरिलियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है। तो इसका मतलब इस 25 का जो एग्जैक्ट ऑप्शन बनना चाहिए वो बनना चाहिए डी ऑप्शन। मतलब इन सभी की रीजन की वजह से बेरिलियम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होने का मतलब मैंने बता दिया था भी इसकी लेस टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं भी ये इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन नहीं करेगा, दैट्स व्हाई इन्होंने लिख दिया अनेबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में है कि फोर्थ आयनेशन पोटेंशियल थर्ड से ज़्यादा होता है, थर्ड सेकंड से है, सेकंड फर्स्ट से है। बेसिकली इस क्वेश्चंस के अंदर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करते हैं। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोगों ने किया था कि जो आयनाइजेशन एनर्जी मान सपोज कर लेते हैं 1 है, उसका वैल्यू हमेशा कम होगा एज कम्पेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी 2 से, या बोल सकते हैं 2 का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, 3 की वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी 2 से ज़्यादा होगी, 4 आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू, आयनाइजेशन एनर्जी 4 का वैल्यू 3 से ज़्यादा होगा। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे मान लो अगर कोई एक एलिमेंट ए है, उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ए पॉजिटिव बनता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो A2 पॉजिटिव, थर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो A3 पॉजिटिव। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहेंगे वैसे वैसे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिक्रीज होते रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी डिक्रीज करेगा। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज करेगा तो डेफिनेटली जो Z इफेक्टिव है उसका वैल्यू इंक्रीज करेगा, Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा। अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तभी आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो उन्होंने बोला भी आयनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज करेगा? आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए इंक्रीज कर रहा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कम होने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीज वर्ड है, तो किसके इंक्रीज होने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है? तो आयनाइजेशन एनर्जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से बढ़ रही है। तो इसका मतलब 26 का एग्जैक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर आयनाइजेशन एनर्जी विच ऑर्डर इज रॉन्ग? फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आयनाइजेशन एनर्जी, ये बिल्कुल सही है, फ्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है।
ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होता है 2p3, ऑक्सीजन 2p4, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से हाई होता है। फॉस्फोरस सल्फर, ये ऑर्डर भी गलत है। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3p3। फॉस्फोरस एंड सल्फर भी एडजेसेंट एलिमेंट हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p3, सल्फर का 3p4, तो डेफिनेटली फॉस्फोरस का सल्फर से ज़्यादा होता है। बेरिलियम एंड बोरॉन, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बेरिलियम, बोरॉन, बेरिलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, बोरॉन का 2p1, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम का है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें से 2 ऑर्डर करेक्ट है, 2 रॉन्ग है। तो रॉन्ग कौन कौन से हैं? एक ऑप्शन, एक बी एंड सी। तो बी एंड सी रॉन्ग है, तो 27 का एग्जैक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। मैच करने हैं लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के एलिमेंट के साथ। NS2 पहला दे रखा है, NS2NP5। ये जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो लिस्ट 2 में जो हैलोजन्स हैं वो ब्रोमीन है, तो इसका मतलब जो A है उसके साथ जो मैच करेगा वो D मैच करेगा। सेकेंड, N-1D 10 NS1, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कॉन्फ़िगरेशन पर्टिकुलरली ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है कॉपर का, रिलेटेड टू कॉपर, तो ये कॉन्फ़िगरेशन रिलेट कर रहा है बी के साथ। सी हमारे पास गिवन है N-1D5, यहाँ पे डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, N-1D5 NS1, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉपर क्रोमियम का। तो सी के साथ एसोसिएटेड रहेगी टर्म ए वाला ऑप्शन रहेगा। जो डी है हमारे पास वो है N-1D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, NS2 NP6, ये नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस ग्रुप 18। तो ग्रुप 18 का कौन सा एलिमेंट है? क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन। तो यहाँ पे तो क्रिप्टॉन के साथ ये बनेगा सी। अब देख लेते हैं, ए का डी बनना चाहिए, बी का बी, सी का ए, इसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, तो अभी इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो जो हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो उसी का होगा जो सबसे स्टेबल है। तो सबसे स्टेबल कौन है? हीलियम। तो ए का मैच होगा सी के साथ। हीलियम इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है। आर्टिफिशियल एलिमेंट्स टेक्नीथियम है ए, और जो हाई रिड्यूसिंग एबिलिटी एलिमेंट है ये लिथियम है, राइट। और ये जो रिड्यूसिंग एबिलिटी का है इसको आप लोग बहुत डिटेल के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर बात करोगे। अभी के लिए इसको याद ही करना है कि जो रिड्यूसिंग एबिलिटी होती है वो लिथियम की सबसे ज़्यादा है। अदरवाइज लास्ट में यही ऑप्शन रह गया था, तो इसको सबसे लास्ट में आप लोगों ने सॉल्व करना था। तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए आंसर क्या आएगा। तो 29 का जो आंसर बन रहा है ए ऑप्शन। Question number 30. Match list 1 with the list 2 and select the correct answer from the codes given below the list. तो देखते हैं, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हम लोगों ने मैच करना है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। तो बेस्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करते हैं भी किसमें एटॉमिक साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास बन रहा है। तो अगर हम लोग देखें इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज का, तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन तो बन ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नॉट पॉसिबल।
क्यों? क्योंकि जो फ्लोरीन होता है उसका साइज सबसे स्मॉल होगा। लिथियम बेरिलियम बोरॉन इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि लॉन्गर पीरियड जाते हुए लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हुए साइज डिक्रीज करता है, तो ये भी गलत हो गया। सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये ऑर्डर बन जाएगा बिल्कुल, बिकॉज अगर हम देखें तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन ये हमारे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। और अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाने पे हमारे पास जो साइज़ है वो हमारे पास डिक्रीज़ करता है। इट मीन जो सिलिकॉन होगा उसका सबसे स्मॉल साइज़ होगा और जो मैग्नीशियम होगा उसका सबसे लार्ज साइज़ होगा। तो यहाँ पे आ रहा है सिलिकॉन, फिर आ रहा है एल्युमिनियम, फिर आ रहा है मैग्नीशियम। इसका मतलब जो ए है उसका जो बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा। तो ए का सी तो अपने पास ए के अंदर ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके राइट, तो इसका मतलब जो ऑप्शंस बनेगा वो तो ए ऑप्शन ही आ जाएगा। अब बाकियों को एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर नेक्स्ट देखें, जैसे मान लो डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस है, तो डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस का मतलब एटॉमिक एटम का साइज डिक्रीज करना चाहिए अपने पास, राइट। तो अगर हम लोग एटम्स के साइज़ के डिक्रीज़ के बारे में बात करते हैं तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि जो इसका मतलब पहले वो उस एटम का साइज़ दिया होना चाहिए जिसका साइज़ सबसे लार्ज है। तो इसका जो ऑप्शन बन रहा है वो डी ऑप्शन बनेगा, बी बनेगा, वो डी के साथ मैच कर रहा है। कैसे? जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हुए साइज़ का वैल्यू अगेन डिक्रीज़ करेगा। इसका मतलब जो नाइट्रोजन आइटम है उसका साइज़ सबसे लार्ज होना चाहिए। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है तो जिसका साइज़ सबसे लार्ज है वो सबसे पहले आना चाहिए। तो इसका मतलब बी का जो बनेगा वो डी बनेगा और ए का जो बन रहा था हमारे पास सी बन रहा था। ऐसे ही अब इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमारे पास बनेगा कि अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज़ के ऑर्डर पे डिपेंड करती है, राइट। तो जिसका साइज़ जितना छोटा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। तो देख लेते हैं। तो इसका बन जाएगा जो सी है उसका ए ऑप्शन बनेगा। जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है और सबसे लास्ट में आएगा Cl। इन तीनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी इवन कि अपने को आइडिया होता है। इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जब हम लोग एलोंग पीरियड जाते हैं, एलोंग पीरियड जाएंगे, जैसे लिथियम बचा, बेरिलियम, बोरॉन, एलोंग पीरियड जाने से जो जेड इफेक्टिव है उसका वैल्यू इंक्रीज करता है। एलोंग पीरियड जाने से जेड इफेक्टिव का वैल्यू इंक्रीज करता है। इसका मतलब डी का ऑप्शन आएगा बी। तो इस इट मीन इस ये जो क्वेश्चन है इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो ए ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, इन अ पीरियड एलिमेंट्स आर अरेंज इन स्ट्रिक्ट सीक्वेंस ऑफ, कहते पीरियड्स के अंदर अगर एक गिवन पीरियड के अंदर देखें तो एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ स्ट्रिक्ट सीक्वेंस ऑफ, एक पीरियड्स के अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं वो डेफिनेटली एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं। और एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इट मीन जो पीरियड्स के अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। इसका ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, Cn नेगेटिव एंड N2 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इनका ये कहना है कि जो Cn नेगेटिव है, अगर Cn नेगेटिव के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन 6, नाइट्रोजन के पास 7 प्लस 1, क्योंकि 1 नेगेटिव चार्ज है तो इनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 14 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलर तरीके से अगर हम लोग N2 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। इट मीन दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए। बट इन कंट्रास्ट टू Cn नेगेटिव, N2 इज केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट का मतलब होता है कि जो N2 है वो हमारे पास कम रिएक्टिव है। N2 इज लेस रिएक्टिव इन नेचर। तो वो ये कहना चाह रहा है कि दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हैं, फिर भी जो N2 है वो कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू Cn नेगेटिव। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके बताना भी इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास कौन सा बनेगा। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, अब ये जो रिएक्टिविटी वाला पार्ट है ना, ये आप लोग स्टडी करोगे, जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आपके पास दिखाई देगा उसके अंदर हम लोग रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे कि कैसे N2 जो होता है वो केमिकली इनर्ट होता है। तो अभी के लिए बस सिंपल सा ये चीज़ का याद रखिएगा कि जो N2 होता है उसमें जो N2 मॉलिक्यूल है इसके अंदर नो बॉन्ड पोलैरिटी, नो बॉन्ड पोलैरिटी, कोई बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं होती। बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब
भी अगर नाइट्रोजन में अगर कोई बॉन्ड बना होगा तो जो बॉन्ड है वो सेम टाइप के एटम्स पे बना हुआ है। इसका मतलब किसी भी एटम्स के ऊपर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हो पा रहा। तो अगर एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज डेवलप नहीं होते ना, अगर एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज डेवलप नहीं होते तो इसका मतलब वो कंपाउंड कम रिएक्टिव होता है। मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं होने की वजह से ये केमिकली इनर्ट होता है। तो हम लोग बोलेंगे इसका जो आंसर बनेगा, बेस्ट ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, इन अ पीरियोडिक टेबल मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स। तो मेटेलिक कैरेक्टर का वेरिएशंस चेक करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि अगर आप लोग अलोंग अ पीरियड जाते हो, अलोंग अ पीरियड जाने का मतलब लेफ्ट राइट की तरफ अगर हम लोग मूव करते हैं अलोंग अ पीरियड, तो जो हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर है उसका वैल्यू डिक्रीज़ करता है। और जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है उसका वैल्यू इंक्रीज़ करता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो बस ये देख लेते हैं। तो डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड एंड ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप, ये ऑप्शन गलत हुआ। डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीज ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप, तो इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियस कॉजेस। तो कहना चाह रहे हैं भी अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ रहेगा तो क्या होगा अपने पास, या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है इन इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या इम्पैक्ट डालने वाला है। देखिए, अ डिक्रीज इन द आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये बिल्कुल सही है क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, तो पहले वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एंड इंक्रीजिंग द आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये गलत हो गया। नो इफेक्ट ऑन आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी गलत है। एंड इंक्रीज इन अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, नो, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया क्योंकि हमने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन है। आयनाइजेशन के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो जिसकी वजह से बी और सी स्टेटमेंट तो गलत ही हो रहा है। और जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम हो रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट के बढ़ने से, डेफिनेटली इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो रहा है, ऐसे भी सोच सकते हैं। अदरवाइज तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट होता है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है उससे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है वो कम होती हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, तो इसका एग्जैक्ट ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन।